कभी सोचकर देखिए कि आपके फैमिली ट्री में कुछ रिश्तेदार गलत जगह पर हों। दशकों तक असल में वनस्पति विज्ञानियों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो आज हम एक तरह के वैज्ञानिक जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं, जिसने फूलों के असली पारिवारिक रिश्तों को उजागर किया। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में सच में सदियां लग गईं। अब जरा इन तीनों को देखिए। एक पानी में रहता है, दूसरा एक पेड़ पर खिलता है और तीसरा एक खेत में उगता है। दिखने में तो ये बहुत अलग हैं, है ना? पर क्या ये वाकई उतने ही दूर के रिश्तेदार हैं जितना हम सोचते हैं? बस यही वो पहेली थी जिसका सामना वनस्पति शास्त्री सदियों से कर रहे थे। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कैसे की और उनसे चूक कहाँ हो रही थी। तो ये पूरा खेल बदला कैसे? देखिए, सदियों तक तो सब कुछ सिर्फ बाहरी रूप रंग पर ही आधारित था। मतलब एक फूल की पंखुड़ियां कैसी हैं, पत्ती का आकार क्या है, जो जैसा दिखा उसे वैसा मान लिया। लेकिन फिर विज्ञान ने हमें एक सीक्रेट कोड दिया, पौधों का डीएनए, जो उनकी असली कहानी बताता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। एक बहुत ही गड़बड़ फैमिली ट्री बन गया। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि दो पौधे एक जैसे दिखते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि वे करीबी रिश्तेदार हैं। कभी कभी प्रकृति क्या करती है, एक ही समस्या का एक जैसा समाधान दो अलग अलग जगहों पर निकाल देती है। इससे दूर के रिश्तेदार भी जुड़वा लगने लगते हैं। हर अच्छी जासूसी कहानी में एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है ना। पौधों की दुनिया में वो ब्रेक थ्रू डीएनए के रूप में आया और इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि इस क्रांति की अगुवाई किसने की? ये कोई एक अकेला जीनियस नहीं था, ये तो एक तरह की साइंटिफिक सुपर हीरो टीम थी, जिसे कहते हैं एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप या शॉर्ट में एपीजी। दुनिया भर के वनस्पति शास्त्री एक ही मिशन के साथ साथ आए, पौधों के फैमिली ट्री को एक बार में हमेशा के लिए ठीक करना। अब देखिए, एपीजी का एक बहुत ही सख्त नियम था। उनका कहना था कि अगर आप एक ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें एक कॉमन पूर्वज होना चाहिए और उसके सारे के सारे वंशज होने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसे सोचिए, दादी, उनके सभी बच्चे और फिर उन सभी बच्चों के बच्चे। आप किसी कज़न को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अलग दिखता है, और ना ही आप किसी पड़ोसी को सिर्फ इसलिए शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो परिवार जैसा लगता है। और हाँ, ये कोई एक रात का काम नहीं था। 1998 में जब ये पहली बार आया, उसके बाद से एपीजी सिस्टम लगातार बेहतर होता गया है। जैसे जैसे ज्यादा डेटा मिलता गया, पेड़ की शाखाओं को और भी ज्यादा सटीकता से बनाया गया। मतलब हर नया वर्जन पिछले वाले से बेहतर होता गया। तो ठीक है, इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए अब फूलों वाले पौधों की दुनिया के इस नए क्रांतिकारी नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर को समझिए, लगभग 3 लाख। जी हाँ, ये फूलों वाले पौधों की जानी मानी प्रजातियों की संख्या है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही उलझी हुई पहेली थी जिसे एपीजी ने सुलझाने का बीड़ा उठाया था। और इन लगभग 3 लाख प्रजातियों में से एक ग्रुप ऐसा है जो पूरी तरह से छाया हुआ है। हर 4 में से 3 फूल वाले पौधे, यानी कि 75% यूडिकॉट्स नाम की एक ही बड़ी शाखा के हैं। ये पौधों की दुनिया के असली चैंपियन हैं। हर फैमिली ट्री की एक जड़ होती है ना? फूलों वाले पौधों के लिए वो जड़ है ANA ग्रेड। ये पौधे एक तरह से जीवित जीवाश्म हैं, मतलब सबसे पुरानी शाखाएं जो बाकी सबसे बहुत पहले ही अलग हो गईं। इनकी संख्या भले ही कम हो, पर ये हमें फूलों के शुरुआती दिनों की एक झलक देते हैं। अब पेड़ पर थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं एक बहुत बड़ी शाखा पर जिसका नाम है मेसेंजियोस्पर्म। यहीं पर 99% से ज्यादा फूल वाले पौधे रहते हैं। मतलब गुलाब से लेके चावल तक आप जिस भी पौधे के बारे में सोचें, ज्यादातर चांस है कि वो इसी एक विशाल ग्रुप का हिस्सा है। और इस विशाल मेसेंजियोस्पर्म ग्रुप के अंदर भी समझिए 2 मेन रास्ते हैं। एक तरफ है मोनोकॉट्स, जैसे घास और ऑर्किड, और दूसरी तरफ है हमारे विशाल यूडाइकॉट्स, जो फूलों और पेड़ों की उस दुनिया पर राज करते हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं। तो आज ये नया नक्शा दिखता कैसा है? जो लेटेस्ट APJ-IV सिस्टम है, उसने फूलों वाले पौधों की दुनिया को 64 बड़े ग्रुप्स, जिन्हें ऑर्डर्स कहते हैं, और 416 छोटे ग्रुप्स, जिन्हें फैमिलीज कहते हैं, में बांटा है। ये एक अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड और सटीक सिस्टम है, जो पूरी तरह से DNA के सबूतों पर बना है।
ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, पर असली सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। मतलब एक पौधे को एक डब्बे से उठाकर दूसरे में रखने से क्या होगा? इसका असर बहुत बड़ा है। सारी बात का निचोड़ बस एक है, डीएनए झूठ नहीं बोलता। यह हमें सिर्फ बाहरी दिखावे से आगे देखने और पौधों की सच्ची, गहरी विकासवादी कहानी को समझने का मौका देता है। ये सिर्फ नाम रखने के बारे में नहीं है, यह इतिहास को सही से समझने के बारे में है। और हाँ, इसका असली दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है। सोचिए, जब हमें पता होता है कि कौन से पौधे करीबी रिश्तेदार हैं, तो हम एक प्रजाति में दवाई के गुण खोजकर उसके दूसरे कजिन्स में भी वैसे ही गुण तलाश सकते हैं। ये म्यूजियम्स को फिर से व्यवस्थित करने में मदद करता है ताकि वे विकास की सच्ची कहानी बता सकें। और सबसे ज़रूरी, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें अपनी कोशिशें कहाँ लगानी चाहिए। आखिर में पौधों का ये जो नया फैमिली ट्री है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट से कहीं बढ़कर है। ये एक रिमाइंडर है कि जीवन की कहानी डीएनए में लिखी है और हम तो बस इसे पढ़ना अभी शुरू ही कर रहे हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे पैरों के नीचे की इस दुनिया में और न जाने कितने रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।